अब तक हमने देखा कि अगर एक स्टैटिस्टिकल एक सिस्टम है, अगर उसके अंदर एनर्जी लेवल्स हैं अलग अलग, और हर एनर्जी लेवल में कुछ सब सेल्स भी हैं। सो जो पार्टिकल्स हैं वो एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को यू कैन से कन्फाइन करेंगे जिससे कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका मैक्सिमम रहे। इट मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो सिस्टम है वो आपका स्टेबिलिटी चाहता है। ओके, सो इसके लिए अपने को सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को देखना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे उसकी हेल्प से कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा सिस्टम है वो किस स्टेट के अंदर होगा। ओके, नॉर्मल हमने अगर जो मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं उसमें हम चेक करते हैं कि जो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है। ओके, और हमारे फेवर में कितनी यू कैन से कितने नंबर ऑफ जो इवेंट्स हैं वो हमारे फेवर में है। ओके, सो अपन क्या करते थे, डिवाइडेड बाय टोटल और ऊपर अपना लिखते थे जो भी एक्स आता है एज्यूम करते थे, यहां से अपन प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते थे। ओके, यही भी ऐसा ही हम कुछ करेंगे। हमने देखा कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कुछ इस तरीके से थे। ओके, अज्यूम करते हैं कि इधर N1 पार्टिकल है E1 एनर्जी, N2 पार्टिकल E2 एनर्जी, N3 पार्टिकल E3 एनर्जी। ओके, अगर इसके अंदर एज्यूम कीजिए कि आपकी 6 माइक्रो स्टेट्स हैं, इसके अंदर एज्यूम कीजिए 3 हैं, इसके अंदर एज्यूम कीजिए आपकी 2 माइक्रो स्टेट्स हैं। अगर मेरे पास एज्यूम कीजिए अगर मेरे पास सिंगल यू कैन से पार्टिकल है, एक सिंगल पार्टिकल है और मेरे को चेक करना है कि वो इन तीनों में से किस एनर्जी लेवल में होगा। ओके, सो अगर हम चेक करें कि टोटल नंबर ऑफ जो माइक्रो स्टेट हैं वो अगर मैं चेक करूं वो मेरी कितनी होगी, 3, 5, 11। सो यहां से जो प्रोबेबिलिटी मैं कह सकता हूं वो आ जाता है मेरा 11। ओके, यहां से चेक करूं तो इसमें 6 है फेवर में अपने, तो 6 डिवाइडेड बाई 11 है वो इस स्टेट का प्रोबेबिलिटी हो जाता है। अगर मैं ध्यान से चेक करूं इसका कितना होगा, इस वाले का 3 डिवाइडेड बाई 11, इसका हो जाता है 2 डिवाइडेड बाई 11। इट मीन्स सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट है जो प्रोबेबिलिटी रखता है, इट मीन्स ये मोस्ट प्रोबेबल है आपका। इट मीन्स कि जो पार्टिकल है वो इस लेवल में रहना चाहेगा बजाय इन दोनों एनर्जी लेवल्स। ओके, सो अगर हम इसको स्टैंडर्ड तरीके से अगर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी को, सो जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका कि अपने फेवर में कितनी जो माइक्रो स्टेट्स हैं, ओके, कितनी स्टेट्स हमारे फेवर में डिवाइडेड बाय जो आपका टोटल है वो। ओके, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। हमने जो एक फॉर्मूला देखा था हमने कि स्टेट्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, स्टेट्स जो पॉसिबल स्टेट्स हैं उसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि जो आपका एज्यूम कीजिए x है, x इज इक्वल टू क्या है, VR VT डिवाइडेड बाई HQ। ये एक फॉर्मूला हमने देखा था कि नंबर ऑफ स्टेट पॉसिबल हैं वो कितनी है। सो ऐसे ही करके मैं इसको क्या लिख सकता हूं, XI डिवाइडेड बाई XT। ओके, अगर मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसके अंदर ऐसी कुछ क्वांटिटी है जिसमें एज्यूम कीजिए कि अपना जो R है उसकी वैल्यू दी गई है कि कितना आपका उसका वॉल्यूम हो सकता है, फिर अगर आपका मोमेंटम का रेंज दिया हुआ है। ओके, सो इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों केसेस में। ओके, सो हम इस पे एक न्यूमेरिकल भी चेक करेंगे कि इस तरीके की प्रॉब्लम वो कैसे सॉल्व होगी।
अब एक टर्म और आती है कि अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का अगर एवरेज फाइंड आउट करना है, अज्यूम कीजिए कि हमारे पास एक क्वांटिटी है x, ओके, इसका अपने को एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे? इसका एवरेज निकालने के लिए अपने को चेक करना पड़ेगा कि हर यू कैन से हर लेवल में कितना x है, ओके, इनटू में उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि कितना इसका प्रोबेबिलिटी है। इट मींस वेटिंग एवरेज करते हैं अपन कि जिसका जितना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसकी जो x की वैल्यू है वो उतनी ही ज्यादा यू कैन से वेटेड होगी, ओके। यहां से अगर हम चेक करें, अज्यूम कीजिए यहाँ पर जो x की वैल्यू थी वो x1 है, x2 है, x3, x है वो कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी, आपका मास, कुछ भी, जो भी आप अगर फाइंड आउट करना चाहें, ओके। सो जो x बार है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि x1 p1, फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी कितना है, प्लस में x2 p2 प्लस ऐसे चलता जाएगा। इट मींस जो x बार है आपका वो मैं बोल सकता हूं कि समेशन pi xi होगा। सो यहां पर मैंने एवरेज फाइंड आउट कर लिया, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। दो तरीके की प्रॉब्लम आती है, एक तो डायरेक्ट माइक्रोस्टेट दी होती है, एक अगर आपको रेंज दिया होता है, अगर आपको लिमिट दी हुई होती है कि जो आपका यू कैन से जो पोजीशन स्पेस के अंदर कितना वॉल्यूम है, मोमेंटम स्पेस में कितना है, इस तरीके से हम एक नंबर ऑफ स्टेट निकाल के प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने एवरेज भी देखा कि कैसे एवरेज फाइंड आउट करते हैं किसी भी क्वांटिटी का। और अगर यहाँ से चेक करें कि आपका जो प्रोबेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है उससे होता है कि आपका समेशन पी आई है वो इज इक्वल टू 1 होगा। आप चेक भी कर सकते हो यहाँ से, ओके। सो समेशन है वो आपका 1 के इक्वल है। यहाँ पर जो भी हमने कैलकुलेशन किया प्रोबेबिलिटी के लिए, उसमें हमने अज्यूम किया है कि जो भी आपका यू कैन से माइक्रोस्टेट है, सिंगल माइक्रोस्टेट, वो जितनी भी माइक्रोस्टेट पॉसिबल है, यहाँ पर 11 है, सो सब क्या है, इक्वली प्रोबेबल हैं। ये हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं। हो सकता है कि एक जो माइक्रोस्टेट है वो ज्यादा हो, बट हम अज्यूम करके चलेंगे स्टार्टिंग से ही कि आपकी जो माइक्रोस्टेट्स हैं वो आपकी इक्वली प्रोबेबल हैं। एक कई बार ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे हमें कंस्ट्रेंट दिए जाते हैं, जैसे अज्यूम कीजिए कि हमारे पास जो मैक्रोस्टेट्स थी, ओके, मैक्रोस्टेट अपन कैसे लिखते हैं, एनसीआर से, ओके। सो अज्यूम कीजिए हमारे पास था जैसे 4C0, 4C2, 4C3, ओके, 4C4, ये 4 केसेस बनते हैं अपने पास मैक्रोस्टेट के, ओके। अगर सिस्टम इनके ऊपर अगर कोई कंस्ट्रेंट लगा देता है, कंस्ट्रेंट कैसे, बोल दे कि आपकी जो 4 में से ये वाली जो है, ये वाली अगर आपकी कट कर दी जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें इसको, यू कैन से कॉइन बोल सकते हो कि 4 कॉइन में से 0 आपके हेड आने चाहिए, ठीक है। इट मींस जो कॉइन है सभी के सभी ना तो हेड हो ना टेल हो, इस तरीके से हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया। इस केस में प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, अज्यूम कीजिए इसका जो प्रोबेबिलिटी था वो अज्यूम कीजिए 2 था, प्रोबेबिलिटी सॉरी इसका जो माइक्रोस्टेट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो 2 थी। इसकी अज्यूम कीजिए इसका था 4, इसका था 6 और इसका वापस से यू कैन से 4। इस केस में कैसे निकालेंगे, इस केस में ये जो कंस्ट्रेन है इनको अपन नेग्लेक्ट कर दें, इनको कट कर देंगे यहां से, बाकी कितने बचे 10, ओके। सो अपन जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करेंगे, P इज इक्वल टू 10। अब अज्यूम कीजिए इस वाले का निकालना है, देन 4/10, और जो सेकंड है उसका अगर निकालना है देन 6/10। सो इट मींस कि अगर कंस्ट्रेंट लग जाए देन अपने को जो इनका जो प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो या फिर जो स्टेट्स हैं उनको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो बाकी बचे हुए हैं उनको बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो बाकी बची हुई 2 स्टेट है इनको बोलते हैं एक्सेसिबल स्टेट्स, ओके। कई बार आ जाता है कि आपकी जो एक्सेसिबल स्टेट्स हैं वो 2 ही हैं, इट मींस जो बाकी बची हुई है उनको एक्सेसिबल स्टेट्स भी बोलते हैं, ओके। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है
कि इलेक्ट्रॉन है वो आपके प्लाज्मा में एक फिक्स्ड वॉल्यूम में कन्फाइंड है। ओके, हमें अपर लिमिट दिया गया है मोमेंटम का जो कि ये है। ओके, अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है वो आपका लेस देन इक्वल टू होना चाहिए p। इट मींस इस रेंज से कम ही होना चाहिए आपका मोमेंटम। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये फाइंड आउट करना है। सो अगर ध्यान से देखो मोमेंटम का रेंज दिया हुआ, इट मींस ये वही प्रॉब्लम है जिसमें अपन जो वॉल्यूम है मोमेंटम स्पेस में वो फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो अपन क्या कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है p वो आपका किसके इक्वल होता है, साई i डिवाइडेड बाई आपका t। ओके, इनकी अगर मैं वैल्यू चेक करूं जो पॉसिबल स्टेट्स है, नंबर ऑफ स्टेट्स वो कितनी होती है, v r v p डिवाइडेड बाई एच क्यू, और नीचे वाले का भी v r v p डिवाइडेड बाई एच क्यू। ये दोनों मैं अलग अलग लिख सकता हूं। एच क्यूब कॉन्स्टेंट है, वी आर बोल रहा है फिक्स्ड आपकी वॉल्यूम है। इट मीन्स वॉल्यूम फिक्स है, इट मीन्स इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इट मीन्स अगर इन सब चीजों को अगर मैं कैंसिल करता हूं देन मेरे को मिलता है वी पी प्राइम वी पी डबल प्राइम। ओके, ये वाला जो है ये आपका वी पी प्राइम निकलेगा और यहां से आपका वी पी डबल प्राइम निकलेगा। इसको निकालने के लिए अपने वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई, और जो p है ये कितना है, p प्राइम है ना, p प्राइम इसका क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई p डबल प्राइम क्यूब। ओके, सो यहां से ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट है, कैंसिल हो गई, और यहां से आप जस्ट डायरेक्टली मोमेंटम की वैल्यू पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, यहां से ये जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि आपका एन्सेम्बल थ्योरी क्या होता है। ओके, अभी तक हमने क्या देखा था कि कोई भी अगर कोई सिस्टम है, हमने एक सिस्टम लेके चले थे स्टार्टिंग में, और यहां से हमने देखा कि ए और बी दो पार्ट्स के अगर बॉक्सेस हैं, ओके, पार्टिकल के यहां होने के चांस 40% है और यहां होने के 60% चांसेस हैं। ओके, सो यहां से आपने क्या किया था कि बोला कि अपन सिर्फ प्रोबेबिलिटी की टर्म में ही बात करेंगे। ओके, और हमने देखा कि अगर मैं इसकी जो सराउंडिंग्स है, इसके अंदर जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, अगर उनको चेंज करता हूं देन मेरा ये जो चीजें हैं, ये जो आपका यू कैन से प्रोबेबिलिटी है, ये आपका चेंज हो जाएगा। ओके, सो वैसे एन्सेम्बल थ्योरी का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, इसको गिव्स एन्सेम्बल भी बोला जाता है बिकॉज गिव्स ने इसके बारे में बताया था। ओके, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि आपका एन्सेम्बल क्या होता है, एन्सेम्बल होता है कि आपकी जहां पर भी आप प्रोबेबिलिटिस्टिक यू कैन से मैनर में बात करते हो उसको अपन एन्सेम्बल बोलते हैं। ओके, इट मीन्स आप एवरेज निकाल रहे हो हर टर्म का। अगर आप एवरेज निकालते हो, हमने देखा था कि एक्स बार जो है आपका एवरेज है वो आपका PI/XI, इट मीन्स आप वेटेड एवरेज कर रहे हो। ओके, वेटेड एवरेज कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है और यहाँ पर इसको हम बोलेंगे एन्सेम्बल एवरेज। ओके, इट मीन्स ये जो एन्सेम्बल थ्योरी है ये सिर्फ बताता है कि ये इंट्रोड्यूस करता है प्रोबेबिलिटी को एक तरीके से। ओके, और हमने देखा कि अगर मैं इन सराउंडिंग्स की वैल्यू को चेंज कर दूं, इट मीन्स अगर मैं ये सिस्टम है ये प्रॉपर्टी को अगर चेंज कर देता हूं, इट मीन्स ये आपकी हीट को सराउंडिंग्स में जाने देगा कि नहीं जाने देगा, आपका जो मॉलिक्यूल है वो मोशन करेंगे कि नहीं करेंगे। सो इन चीजों से जो सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन होगी, और इन सिस्टम्स की वजह से, अलग अलग सिस्टम की वजह से हम एन्सेम्बल को
अलग अलग यू कैन से फॉर्म में क्लासिफाई करेंगे। ओके, सो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंसेम्बल। सो यहां पर फर्स्ट जो है वो आता है आपका माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल। ओके, सेकंड पर आता है आपका कैनोनिकल एंसेम्बल। थर्ड आता है आपका ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल। सो हमने देखा कि ये जो तीनों हैं ये आपके जो सिस्टम है उनकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं कि सिस्टम कैसा होना चाहिए। सो जो फर्स्ट केस है उसमें आता है माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल। इस एंसेम्बल में क्या होता है कि जो आपका सिस्टम है ओके वो आपका आइसोलेटेड होता है। ओके, आइसोलेटेड इसकी वॉल्स होती हैं। इट मींस सराउंडिंग के साथ न तो ये इंटरेक्शन कर पाता है ना इसके मॉलिक्यूल मूव कर पाते हैं। ओके, सो ऐसा है जो आपका थर्मोडायनेमिकली जो आपका यू कैन से आइसोलेटेड सिस्टम है वो आपका माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल होगा। अब आती है कैनोनिकल एंसेम्बल। कैनोनिकल एंसेम्बल है उसके अंदर आपका हीट है वो मूव कर सकता है सराउंडिंग से। ओके, सो इट मीन्स इंटरेक्शन आ गया, यू कैन से हीट ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल में क्या होता है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो भी मूव करते हैं। ओके, और पार्टिकल्स एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो अपने खुद के मोशन की वजह से करते हैं जो कि आपका कन्वेक्शन मेथड होता है। ओके, और जो कैनोनिकल एंसेम्बल है इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेशंस करते हैं। वाइब्रेशन की वजह से एक वर्क डन करते हैं वॉल्स के ऊपर, वॉल्स ऑफ सिस्टम। ओके, फिर क्या होता है कि उसकी वजह से जो हीट है वो बाहर की तरफ रेडिएट हो जाती है। ओके, सो यहाँ पर जो तीनों एंसेम्बल है वो आपके क्लासिफाई हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ओके, अब हम देखते हैं कुछ पोस्टुलेट्स। पहले हम देख चुके हैं 3 पोस्टुलेट्स जो हमने वापस से डिस्कस करेंगे उनके बारे में। सो देखते हैं। इसमें पहला पोस्टुलेट आता है आपका कि जो आपका एनर्जी है सिस्टम का वो आप डिफाइन करते हो समेशन ऑफ EI NI। ओके, और जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं समेशन NI इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाते हैं। ओके, ये हम देख चुके हैं पहले भी। सेकंड आता है कि एक जो मैक्रो स्टेट है वो आपकी कई माइक्रो स्टेट से एक्सप्लेन की जा सकती है। ये आपका नेक्स्ट इसका पोस्टुलेट आता है। ओके, थर्ड आता है कि हमने देखा कि जो यू कैन से जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है फॉर एनर्जी, वो क्या होता है कि जो आपका डेल्टा E डेल्टा T इज इक्वल टू H बार ग्रेटर देन इज इक्वल टू। ओके, सो यहां से अपने को क्या पता लगेगा कि अगर अज्यूम कीजिए कि मेरा जो स्टेट है किसी भी सिस्टम में वो अगर डेल्टा T टाइम तक स्टेबल रहता है। ओके, इट मीन्स उसका जो लाइफ टाइम बोल सकते हो आप एक तरीके से, अगर वो डेल्टा T है देन उस सिस्टम का जो एनर्जी में वेरिएशन है वो लिमिटेड होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। ओके, सो अगर मैं चेक करूं कि मेरा जो डेल्टा E है चेंज इन एनर्जी कितना होगा देन वो मैं निकाल सकता हूं H बार डिवाइडेड बाई डेल्टा T। सो यहां से अपने को निकल जाता है जो चेंज कितना होगा एनर्जी में पूरी लाइफ टाइम में। ओके, एक आता है फोर्थ
इसको बोलते हैं एर्गोडिक हाइपोथेसिस। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें यही बताता है कि आप जो किसी भी क्वांटिटी का अगर एवरेज फाइंड आउट करते हो, सो वो कैसे फाइंड आउट करोगे, वो आप करोगे कि एक्स आई इसका पी आई के साथ, इट मीन्स आप वेटेड एवरेज लेते हो आप उस क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू आपकी प्रोबेबिलिटी के। ओके, सो ये जो चार जो आपके पोस्टुलेट्स है ये इंपॉर्टेंट थे। ओके।